आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएई के राष्ट्रपति नाहयान आज आ रहे हैं भारत। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। एकनाथ शिंदे की नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात। मुंबई के मेयर के सवाल पर ये बोले। चीन में फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 2 की मौत, 84 घायल। ग्रीनलैंड के समर्थन वाले यूरोप के 8 देशों का सैन्य अभ्यास। साझा बयान में क्या कुछ हुआ। स्पेन में हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 21 की मौत। ग्रीनलैंड को लेकर सहयोगियों को दी गई ट्रंप की धमकी का कैसा असर। ईरान में क्या हमेशा के लिए इंटरनेट बंद होगा या फिर चीन और रूस की राह अपनाएगा देश। चांदी 6 दिन में 49,100 चढ़ने के बाद क्या अब होगी धड़ाम, सोना किधर जाएगा। बॉर्डर में लड़ी लोंगेवाला की लड़ाई। बॉर्डर 2 में कौन सी जंग लड़ेंगे सनी देओल। और टीम इंडिया की एक गलती और न्यूजीलैंड ने सिखा दिया सबक। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी यानी सोमवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करना है। उनका भारत दौरा मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका संबंधों में भारी तनातनी, यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव और गाजा में अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के बीच हो रहा है। नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, उद्योग सहयोग और ऊर्जा पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। यह यूएई के नेता का भारत में शीर्ष पद संभालने के बाद तीसरा आधिकारिक दौरा होगा और पिछले 10 वर्षों में से देश का यह 5वां दौरा होगा। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में महायुति की जीत के बाद मेयर पद को लेकर चर्चा तेज है और अब तक मेयर का नाम तय नहीं हो पाया है। शनिवार को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में ठहराया। इसके बाद रविवार को उन्होंने इन नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की। इस मुलाकात पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह नवनिर्वाचित पार्षदों का मार्गदर्शन करने गए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वार्डों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जब उनसे मुंबई और अन्य जगहों पर मेयर चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो एकनाथ शिंदे ने कहा, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर सभी जगह महायुति का मेयर होगा। मुंबई में भी महायुति के मेयर होंगे। बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है। हालांकि उसकी सहयोगी शिवसेना को 29 सीटें मिली है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक उत्तरी चीन में एक फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 84 अन्य घायल हुए हैं। इसके अलावा 5 लोग लापता है। यह धमाका रविवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 3 बजे इनर मंगोलिया में बाओगांग यूनाइटेड स्टील प्लांट में हुआ। धमाके की वजह से आसपास के इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। वीडियो में विस्फोट के बाद आसमान में धुएं के बड़े बड़े गुब्बार और जमीन पर मलबा बिखरा दिखा। इसमें छतों और पाइपों का मलबा दिखा। सरकारी मीडिया के मुताबिक अस्पताल में भर्ती दर्जनों लोगों में से 5 को गंभीर चोटें आई है। अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं। बाओगांग यूनाइटेड स्टील एक बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली लौह और इस्पात कंपनी है। चीन में औद्योगिक हादसों का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें फैक्ट्री विस्फोट, खदान धंसने की घटनाएं और कीचड़ धंसने जैसी घटनाएं शामिल हैं। ग्रीनलैंड के समर्थन वाले यूरोप के 8 देशों ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने एक साझा बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। इस अभ्यास में डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन शामिल हुए। साझा बयान में कहा गया कि नेटो सदस्य के रूप में हम एक साझा ट्रांस अटलांटिक हित को देखते हुए आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले से समन्वित आर्कटिक
एंड्योरेंस अभ्यास इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सहयोगी देशों के साथ मिलकर किया गया डेनमार्क का अभ्यास है। इससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है। बयान में कहा गया कि हम डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। पिछले हफ्ते शुरू हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उन सिद्धांतों के आधार पर बातचीत के लिए तैयार हैं जिसका हम मजबूती से समर्थन करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी स्पेन में रविवार शाम 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। रेल नेटवर्क ऑपरेटर एडीआईएफ ने बताया यह हादसा कार्डोवा शहर के करीब आदामुज कस्बे के पास हुआ, जब मलागा से मैड्रिड जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई और पास के दूसरे ट्रैक पर क्रैश हुई। विपरीत दिशा में मैड्रिड से हुएल्वा जा रही दूसरी ट्रेन भी पटरी से उतर गई। एंडलूसिया की आपातकालीन सेवा ने कहा कि कम से कम 73 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि राहत कर्मी पटरी से उतरे डिब्बों में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखे हुए है। एडीआईएफ के मुताबिक ट्रेन के मलागा से स्थानीय समय अनुसार शाम 6:40 पर रवाना होने के करीब 10 मिनट बाद यह हादसा हुआ। कंपनी ने कहा कि वह पीड़ितों के रिश्तेदारों के लिए अतोचा, सेविला, कार्बोबा, मलागा और हुएल्वा स्टेशनों पर जगह तैयार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह जबरन दी गई धमकी की पश्चिमी सहयोगी उनके प्रस्तावित ग्रीनलैंड विलय का विरोध न करें, वरना उन्हें अमेरिका के साथ अपने व्यापार में और नुकसान झेलना पड़ेगा। इस तरह का पहले भी कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल हमें राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कुछ अजीब और अप्रत्याशित आर्थिक धमकियां मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि उन सब से कहीं आगे निकल जाती है, हमें एकदम अजीबोगरीब और बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा देती है। अगर इसे सीधे तौर पर देखा जाए तो यह व्हाइट हाउस की तरफ से अपने सबसे करीबी सहयोगियों पर थोपी गई एक तरह की आर्थिक जंग है, क्योंकि इसे अमेरिका के सहयोगियों को धमकाने के लिए बहुत कम समय लिया गया और वह भी ऐसे मकसद के लिए जो असल में नेटो और पश्चिमी गठबंधन को तोड़ सकता है। ईरान में इंटरनेट शटडाउन के 10 दिन हो गए हैं। यह देश में उन सबसे लंबे दौर में से एक है जब इंटरनेट तक लोगों की पहुंच नहीं है। इसकी वजह से 9 करोड़ से ज्यादा नागरिक सभी इंटरनेट सेवाओं से कट गए हैं। इसके अलावा फोन और टेक्स्ट मैसेजिंग में भी रुकावट आई है। ईरानी सरकार ने 8 जनवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। जाहिर तौर पर इसके पीछे का मकसद लोगों के असंतोष को दबाना और प्रदर्शनकारियों पर सरकारी कार्रवाई को दुनिया के अन्य देशों के सामने आने से रोकना था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बाहर से निर्देशित हो रहे आतंकवादी अभियानों को रोकने के मकसद से इंटरनेट को बंद किया गया। सरकार ने ये नहीं बताया है कि इंटरनेट सेवाएं कब तक वापस आएगी, लेकिन नई न्यूज रिपोर्टों से पता चलता है कि पर्दे के पीछे ईरानी अधिकारी इसे अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की योजना बना रहे हैं। आने वाले सप्ताह में सोने की कीमतों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। इसकी मुख्य वजह सुरक्षित निवेश की मांग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें घटाने की उम्मीदें हैं। वहीं चांदी में पिछले हफ्ते की तेज उछाल के बाद कुछ स्थिरता या सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। पिछले 6 दिनों में चांदी 49,100 रुपए की छलांग लगा चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक आंकड़े और भू राजनीतिक तनाव सोने को सहारा देंगे। विश्लेषकों की नजर अगले हफ्ते जारी होने वाले प्रमुख वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। इसमें बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के महंगाई के आंकड़े, लोगों के खर्च का सूचकांक, जीडीपी ग्रोथ और बेरोजगारी भत्ते के लिए किए दावों जैसे आंकड़े शामिल है। ये आंकड़े बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिल्म मेकर जेपी दत्ता ने साल 1997 में हमें फिल्म बॉर्डर से 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ी गई लोंगेवाला की लड़ाई दिखाई थी। इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से उस जंग को बड़े पर्दे पर पेश किया था वह देखने में काफी असली लगी। उनकी फिल्म आज के समय में कल्ट मानी जाती है, जिसका अब कई सालों बाद सीक्वल बॉर्डर 2 आ रहा है। बॉर्डर 2 को जेपी दत्ता अपनी बेटी के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि इस बार वो फिल्म के डायरेक्टर नहीं है, उनकी जगह केसरी फिल्म वाले अनुराग सिंह है। इस फिल्म में सनी देओल तो है ही, लेकिन उनके साथ वरुण धवन,
दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी शामिल है। बॉर्डर 2 एक सीक्वल भले ही है, लेकिन इसकी कहानी पहली वाली फिल्म से आगे नहीं चलती। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच निर्णायक मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में 18 जनवरी को खेला गया, जहां भारतीय टीम को 41 रनों से हार मिली। भारत को इस मुकाबले में जीत के लिए 338 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी इनिंग्स 296 रनों पर ही सिमट गई। विराट कोहली ने 124 रन जरूर बनाए, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थे। माइकल ब्रेसवेल की अगुवाई में न्यूजीलैंड की यह वनडे सीरीज जीत किसी सरप्राइज से कम नहीं है। भारतीय टीम फेवरेट का टैग लेकर वनडे सीरीज में उतरी थी, लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। भारतीय टीम ने शायद न्यूजीलैंड को हल्के में ले लिया। बता दें कि इस सीरीज में कीवी टीम अपने सीनियर बल्लेबाज केन विलियमसन, नियमित कप्तान मिचेल सेंटनर और स्टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी के बिना उतरी थी।